It's November 2004, paper 2. The topic is functions. The function is defined by f of x is modulus of x square minus 8x plus 7 for the domain 3 till 8. By considering the stationary value of the function, show that the graph of y equals to f of x has a stationary point at x equals to 4 and determine the nature of the stationary points. Alright. स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप इसको डेरिवेट भी कर सकते हैं और आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या होता है भाई कि जो भी आपके x के साथ लिखा हुआ हो उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मैंने भी यही काम किया। मेरे पास x के साथ लिखा हुआ है -8, तो मैंने -8 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आ गया -4। और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, वो आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के। तो मैंने कहा +16 और -16। इसके बाद ये बनती है आपकी आइडेंटिटी कि जो मैंने किया है +16 -16, ये इसका स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक। आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, अब हम देखेंगे कि यार एक्स स्क्वायर जो है वो किसका स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर होगा हमारे पास एक्स का। 16 आपके पास किसका स्क्वायर होगा, 16 स्क्वायर होगा आपके पास 4 का। और जो साइन आएगा वो आएगा हमारे पास जो 8 के साथ है, दैट इज नेगेटिव साइन। तो ये आपकी बन गई पूरी आइडेंटिटी x-4 का होल स्क्वायर -16 एंड +7। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो 16 में से 10 गया तो 6, 6 + 4, तो ये आएगा आपके पास 9, माइनस का 9। ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। आपको यहाँ पे बताना है इसका टर्निंग पॉइंट, ठीक है ना। टर्निंग पॉइंट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू प्लेस करूँ कि ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो जब x मेरे पास 4 होगा तो ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। और जब x 4 होगा तो y बचेगा क्या मेरे पास, y मेरे पास बचेगा -9। तो आपके पास जो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा ये आएगा आपके पास 4 एंड -9। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद इट सेज यू नीड टू फाइंड द नेचर ऑफ दिस स्टेशनरी पॉइंट। ऑलराइट, तो नेचर कैसे हमें मालूम होगी, नेचर के लिए हमें इसको सेकंड डेरिवेट करना पड़ेगा। मैं इसको डेरिवेट करूंगा, मेरे पास जो फंक्शन है इट्स एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7, ये आपका फंक्शन है। आपने इसको डेरिवेट किया, ये आ जाएगा 2x - 8, दैट इज़ योर डिफ्रेंशिएशन dy/dx। और अगर मैं इसको दोबारा डेरिवेट करूं तो ये आएगा मेरे पास 2, राइट। नाउ 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो है इट्स अ मिनिमम वैल्यूड फंक्शन। ये इसकी हमारे पास नेचर हो गई कि ये मिनिमम वैल्यूड फंक्शन है। तो ये आपके पास पहले का कंप्लीट आंसर ख़त्म हुआ। फॉर पार्ट 2 इट सेज स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x। अब हमने यहाँ पर स्केचिंग स्टार्ट करनी है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x की, ठीक है। अच्छा जी, f ऑफ x का जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7, जिसको हम ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इस फॉर्म में x-4 होल स्क्वायर -9। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसका स्केच बनाना है x-4 होल स्क्वायर -9 का। उसके लिए पहले मैं रफली अपने पास ग्रिड पहले बना लूँ बेटा, एक मिनट। ग्रिड बना के थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा और अच्छा नज़र आएगा, ठीक है। तो ये मैंने ग्रिड बना ली। अब इस ग्रिड पर हम पहले क्या करेंगे, पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो x पर हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। माइनस पे ग्राफ हमारा नहीं जाएगा। वाई एक्सिस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास एक्सिस मार्क हो चुके हैं। मेंशन कर देते हैं हम, ये वाई एक्सिस आ गया और ये हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। ऑल राइट, अब आपके पास वैल्यूज पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x-4 होल स्क्वायर -9। अब देखें, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपना जो टर्निंग पॉइंट था जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, उसको मार्क करें। स्टेशनरी पॉइंट हम निकाल चुके थे प्रीवियस पार्ट में, दैट वाज -4 4 एंड -9। तो स्टेशनरी पॉइंट था हमारे पास 4 एंड -9।
तो स्टेशनरी पॉइंट को अगर मैं मार्क करूँ तो 4 और -9 ये वाला पॉइंट आया, ठीक है, सही, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, चूंकि हम लोग कर्व को डिज़ाइन कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं मॉडुलस वाले को, तो हमें पता है कि यार माइनस वाली वैल्यूज हमारी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो जो 4 पे -9 है ये चला जाएगा 4 पे +9, ये काम होगा मॉडुलस की वजह से, ठीक है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाकी पॉइंट देखते हैं। अगर मेरे पास इसी इक्वेशन में x 0 आ जाए, अगर मैं x को 0 मतलब मैं निकाला हूँ y इंटरसेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x -4 मतलब -4 का स्क्वायर एंड -9, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 -9 इट्स 7। तो जब आपके पास x 0 होगा तो y का आंसर आ रहा है 7। ये पॉइंट को मार्क कर देते हैं, ये आ गया 0,7, दैट इज़ द इंटरसेप्ट पॉइंट, ठीक है बेटा। अच्छा, और क्या आएगा मेरे पास, और क्या करेंगे, जब हमारे पास y 0 होगा उस पर हम निकालते हैं x क्या होगा। तो y को 0 प्लेस किया, उसी इक्वेशन में हमारी इक्वेशन क्या थी, x -4 होल स्क्वायर -9, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास x -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, अप्लाई रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x -4 इक्वल्स टू +-3। तो एक दफ़ा हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू +3 और एक दफ़ा हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, हाँ, x -4 इक्वल्स टू -3। तो जब -4 वहाँ रहेगा प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और जब -4 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब आपके 2 पॉइंट्स आ गए, कौन कौन से आ गए भाई, ये आ गए मेरे पास 1,0 पर और 7,0 पर। तो अब मेरे पास सब चीज़ें आ चुकी हैं जो मुझे कर्व बनाने के लिए चाहिए। अब मैं कर्व कैसे बनाऊंगा, देखें, आपका कर्व स्टार्ट होगा इस वाले पॉइंट से, ठीक है ना, ये जाना चाहिए था किस तरह, इसको नीचे जाना चाहिए था ऐसे करके, ये यूं जाता और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाता, ये यूं जाना चाहिए था, लेकिन मॉडुलस की वजह से ये रिफ्लेक्ट होके अबव दी एक्स एक्सिस आ जाएगा इस तरह करके, ठीक है ना, ये मॉडुलस की वजह से हुआ, यहाँ पर मीट करेगा और ये फिर आगे बढ़ जाएगा, ऐसा आपका कर्व बन रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं इसको भी कंटिन्यू करता तो ये ग्राफ आगे ऐसे कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा जी, ये तो आपका आ गया स्केचिंग वाला पार्ट, ठीक है। अब स्केचिंग वाले पार्ट पे आप ये नोट करो कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको डोमेन दी हुई है 3 से लेके 8 तक। तो ज़रा मैं ये देखता हूँ कि जब मेरे पास x की वैल्यू 3 थी तो y का आंसर क्या आ रहा था, डोमेन पे लेकर आते हैं, ठीक है। तो जब x मेरे पास 3 था तो y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन में मैं x की जगह 3 प्लेस कर रहा हूँ। तो जब मैंने x की जगह 3 प्लेस किया तो ये क्या रहेगा, 3 -4 -1 का स्क्वायर 1 1 -9 इट्स -8, आना चाहिए -8, लेकिन क्या हो जाएगा ये, इट विल बी +8। तो मेरे पास 3 पर जो आंसर आ रहा है इट्स +8, मतलब ये वाला आंसर आया, ये एक पॉइंट आ गया मेरे पास 3 पर। और अब मैं प्लेस करूँगा x की जगह, दूसरी वैल्यू क्या दी है मुझे, 8 दी है, उसी इक्वेशन में x की जगह मैंने 8 पुट किया, तो 8 -4 4 का स्क्वायर, 8 -4 4 का स्क्वायर और -9 16 -9 7। तो 8 पर जो आपका आंसर आ रहा है 8, ये वाला पॉइंट, 8 पर आपका आंसर आ रहा है 7, तो 8 पर आ रहा है मेरे पास 7, ये आ गया आंसर। ऑलराइट, ये मेरा ग्राफ का आंसर आ गया। तो अब जो आपकी डोमेन है, अब सिर्फ मैं उसका ग्राफ डिज़ाइन करूंगा जो आपको डोमेन दी है, तो आपकी डोमेन के हिसाब से जो आपका कर्व होगा ना वह ऐसा जाएगा, सिर्फ आपकी डोमेन के हिसाब से यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है, और इसके बाद ये 8 तक ऐसे मूव कर रहा होगा ये। तो मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ, जो आपका फाइनल आंसर होगा ना वो ये फाइनल आंसर होगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। वो सब जो मैंने आपको बैक पे बताया वो पूरा एक्सप्लेन किया कि ये ग्राफ कैसे बन रहा है, लेकिन आपका जो फाइनल आंसर है वो सिर्फ ये पार्ट है जिसको मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका कर्व बन गया। ऑलराइट, ये आपका पार्ट 2 का कर्व बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। अब जरा रेंज देखें, आपके पास रेंज कहाँ से कहाँ तक मूव कर रही है। ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, इस पोर्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज दिस वन 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम बात करें कौन सा पार्ट है ये, दैट इज योर पार्ट 3। अगर हम बात करें पार्ट 3 की, जिसमें हम निकाल रहे हैं रेंज, तो मेरे पास डोमेन क्या है, पहले मैं डोमेन लिख रहा हूँ, डोमेन है मेरे पास 3 से लेके 8 तक। इस 3 से लेके 8 तक में जो मेरे पास रेंज आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, हाईएस्ट पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास 9, 9 से ऊपर तो ग्राफ मेरा नहीं जा सकता,
तो 9 से नीचे या 9 तक रहेगा, ये तो आ गया हाईएस्ट पॉइंट। और लोवेस्ट पॉइंट क्या आ रहा है इस डोमेन में? लोवेस्ट पॉइंट आ रहा है मेरे पास 0। तो मेरी जो रेंज होगी वो ये होगी। रेंज कहाँ से आ रही है बेटा? अब आपको मैं लिख के ही बता रहा हूँ यहाँ पर, इन द हाईलाइटेड रीजन। जो आपका रीजन हाईलाइट है उसमें आप देखें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो मिनिमम उसमें आपको 0 नज़र आएगी और मैक्सिमम आपको उसमें 9 नज़र आएगी। तो ये आपकी रेंज हो गई। नेक्स्ट वन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय द सेम इक्वेशन फॉर द डोमेन 3 to k, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g इनवर्स एग्जिस्ट। देखें, इसकी एक बहुत आसान सी ट्रिक है, वो याद रखिएगा। आपने जब इसको कंप्लीट स्क्वायर में लिखा था तो आपके पास आया था x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 9, ऐसे ही आया था ना। अब आप मुझे बताएं कि टर्निंग पॉइंट क्या आया था? टर्निंग पॉइंट था इसका 4, निकाला था हम लोगों ने। तो हम ये कहेंगे कि x शुड बी ग्रेटर देन, जो आपको दी हुई है 3, ये दिया हुआ है ना, मैं सेम ऐसे ही लिख रहा हूँ, एंड लेस देन इक्वल्स टू, जहाँ पर k है ना वो 4 आएगा। आप बोलें 4 क्यों आ रहा है? 4 इज़ द टर्निंग पॉइंट। तो कभी भी सवाल आपके पास ऐसा आ जाए ना कि हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू जहाँ पे जी इनवर्स आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप सिर्फ ये देखोगे कि आपका टर्निंग पॉइंट कहाँ आ रहा है या ये ब्रैकेट 0 कहाँ हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो इस केस में k का आंसर हमारा आ जाएगा 4। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। June 2005, paper 1. It says given that each of the following function is defined by the domain -2 till 3, find the range. पहला पार्ट, f of x होता है y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। देखें, कभी भी आपको रेंज फाइंड करनी हो ना, स्टार्ट में आप एक रफली स्केच कर लें। ठीक है, रफली स्केच कर लेते हैं हम लोग, x एंड y। अगर मैं अपनी इक्वेशन में x को 0 पुट कर दूंगा तो y का आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 2 का। ठीक है, और अगर मैं अपनी इसी इक्वेशन में y को 0 प्लेस करूं तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ मैं, और x का आंसर आ जाएगा 2/3, मतलब x की वैल्यू मेरे पास यहाँ कहीं आएगी। तो मेरे पास ये जो लाइन है ये कुछ ऐसी बन रही होगी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी डोमेन के ऊपर। डोमेन कहाँ से कहाँ तक दी है? -2 से लेके 3 तक। तो आपके पास इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूँ लोवेस्ट वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6, इट इज़ इक्वल्स टू 8। सही। और अगर इसी में मैं 3 पुट कर दूँ, जो मेरे पास अपर डोमेन दी हुई है 3 इंटू 3, तो ये आएगा 2 माइनस 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा -7। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला पार्ट है उसमें जो आपकी रेंज है, रेंज की हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? लोवेस्ट आ रही है मेरे पास -7। ठीक है, और हाईएस्ट कितनी आ रही है? हाईएस्ट आ रही है मेरे पास 8। ये पहले पार्ट का आंसर, ये पहला पार्ट आपका हो गया और ये पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरे पार्ट में आप देखें तो आपकी इक्वेशन तो सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि अब जो आपकी इक्वेशन थी वो मॉडुलस में आती है। अच्छा, मॉडुलस का इफेक्ट किस पे पड़ता है? हमारे मॉडुलस का इफेक्ट पड़ता है हमारी माइनस की वैल्यू पर। तो अब जो मेरे पास g ऑफ x की रेंज होगी उसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी? देखिए, मॉडुलस का ग्राफ, अगर मॉडुलस का मैं कर्व बनाऊं, अगर हम नॉर्मल लाइन बनाएं तो नॉर्मल लाइन मेरे पास ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना नॉर्मल लाइन। लेकिन अगर यही लाइन मेरे पास मॉडुलस की होती तो ग्राफ मेरा ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ये ग्राफ होगा मेरा मॉडुलस का। ठीक है, तो अब आप देखो इस ग्राफ की जो लोवेस्ट वैल्यू है तो 0 है, 0 से नीचे जा ही नहीं रहा, तो ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू आ गई 0। और हाईएस्ट वैल्यू, इस डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास थी 8, तो हाईएस्ट वैल्यू अपनी जगह 8 ही रहेगी और ये आपका आंसर है। स्टार्ट करते हैं अब पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कह रहा है आपको? h ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉडुलस ऑफ 3x। डोमेन वही है आपके पास, -2 से लेके +3। तो पहले तो मैं x की जगह पुट करता हूँ -2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू -2 हो जाएगा मेरे पास -6, ये हो जाएगा 2 -6, ये आएगा मेरे पास -4। और जब मैं x को पुट करता हूँ यहाँ पर +3, तो ये आएगा 2 माइनस 3 3 जार 9, 2 माइनस 9, ये आएगा मेरे पास -7।
बच्चा परसीव करेगा कि यार मेरे पास एक वैल्यू -7 आ गई, एक 4 आ गई, और वो अपना आंसर ऐसा लिख कर आ जाएगा f(x) और यहाँ पे लिखेगा -7, यहाँ पे लिखेगा -4 और कह देगा आंसर है, जबकि आंसर ये नहीं है, आंसर ये गलत है। अब देखिए इसमें गलती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आंसर में लोअर लिमिट तो सही है, आपकी लोएस्ट वैल्यू -7 आ रही है, एग्री, लेकिन अपर पे जाना मसला हो सकता है। अब देखें क्या मसला है। पर अपर के लिए आपको अपनी इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है, h(x) = 2 - 3x, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। मेरा एक बहुत ही मासूमाना सवाल, मेरा मासूमाना सवाल ये, क्या x मेरे पास 0 हो सकता है? इट कैन बी 0 और नॉट। इसका आंसर आप कैसे दोगे, आप देखोगे अपनी रेंज को। आपकी रेंज क्या है, -2 से लेके 3 तक। क्या इसके बीच में 0 वैल्यू आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो जब आप x की जगह 0 प्लेस करोगे तो आपके पास hx क्या बनेगा, 2। ये जो 2 आएगा दैट इज़ योर अपर लिमिट, और ये आपका आंसर आएगा h(x) का, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा h(x) का -7 से लेके 2, ये फाइनल आंसर है। November 2005, paper 1. A function is defined by f(x) is 2x - 3 modulus -4 for -2 till 3. Sketch the graph of y equals to f(x). ऑलराइट, तो स्केचिंग के लिए पहला काम तो हम ये करते हैं कि व्यू चेंज करेंगे और ग्रिड बनाएंगे अपने पास, ठीक है। सो ऑलराइट, अब स्केचिंग के लिए हम रेडी हैं, ठीक है जी। हमने स्केच करना है y = 2x - 3 - 4 मॉडुलस ऑफ 2x - 3 एंड -4। आपके पास ये जो बनेगी, ये एक आपके पास वी शेप डेटा बनेगा, वी शेप ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3 पे पहले हम वैल्यूज निकालते हैं कि यार अगर हमारे पास x की वैल्यू -2 होती तो y क्या होता, 2 - 2 -4 -3 -7 और बाहर आता -4, और 7 - 4 हो जाएगा आपके पास सिंपल 3। ये आपके पास तब है जब आपके पास वैल्यू जो है वो x की हमने ले ली क्या, -2। अगर हम x की वैल्यू को लेते हैं लेट सपोज यहाँ पे 3, तो अब आपके पास y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह मैंने रखा 3, 2 3 = 6 - 3 3 मॉडुलस -4 3 - 4 इट्स -1। तो ये तो हमारे पास दो डोमेन की वैल्यू आ गई हैं जब हमारे पास x -2 है, x, अच्छा यहाँ भी ले लेते हैं हम ज़रा पॉइंट्स, -1 -2 -3, तो मैं एक एक गैप दे रहा हूँ कांस्टेंट, 1 2 एंड 3। तो जब आपका x -2 था तो y का आंसर था 3, तो 1 2 3, -2 पर एक पॉइंट आ गया 3, और जब x आपके पास था 3 तो y आ रहा था -1, जब x था 3 y था -1 यहाँ पर था, ठीक है ना। इसका टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा। अब टर्निंग पॉइंट कैसे निकालते हैं हम सिर्फ ये देखेंगे 2x - 3 जो हमारा मॉडुलस वाला पार्ट है, मॉडुलस वाले पार्ट को आप 0 से इक्वेट कर दो, तो आपको यहाँ मिल जाएगा दैट x = 3 / 2। जब x की वैल्यू आपके पास 3/2 होगी तो क्या बचेगा आपके पास, -4। तो x 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 का मतलब होता है 1.5, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 1 2 3 4। तो जब x आपके पास 1.5 होगा तो उस वक्त y के आपके पास, y उस वक्त आपके पास होगा -4। तो 1.5 पर -4, ये जो है ना ये आपका है टर्निंग पॉइंट। ऑलराइट, इसका मतलब ग्राफ आपका कैसे बनना चाहिए था, ग्राफ हमारे पास, अगर मैं इस पर लाइन बनाऊं, ग्राफ आपके पास ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे चलना था और ये यहाँ से कंटिन्यू रहता ऐसे करके, लेकिन फिर आ गया हमारे पास मॉडुलस, और उस मॉडुलस से ये हुआ कि आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट कर गया इस पॉइंट से, और फिर ग्राफ आपका ऐसा बन गया। ये आपका पहला पार्ट हुआ स्केचिंग का। ऐसा आपका ग्राफ बनेगा y = 2x - 3 मॉडुलस -4। अच्छा, अब हमारे पास उनके डोमेन है 3 तक, तो मैं इसको 3 पे स्टॉप कर दूंगा। तो बस ये पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, हम पूरी लाइन को सिर्फ 3 तक रखेंगे, तो डोमेन ध्यान रखते हैं ना। तो मेरा ग्राफ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, स्टेट द रेंज ऑफ f। अब आप अपने इसी पार्ट पर अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज
तो रेंज में आपके पास इस डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही थी मेरे पास? हाईएस्ट आ रही थी 3। तो हाईएस्ट आ रही है मेरे पास 3 और लोवेस्ट क्या आ रही है? लोवेस्ट मेरे पास आ रही है वो वैल्यू जो टर्निंग पॉइंट की है, दैट इज माइनस कितनी आ रही थी हमारे पास? -4 आ रही थी, ऐसी थी ना, 1 2 3 4, हाँ -4। तो लोवेस्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है -4 और हाईएस्ट मेरे पास जा रही है 3। आंसर आ गया रेंज का। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे? सॉल्व द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज -2। तो पार्ट 3 तो हम यहीं स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कोई ग्रेड की ज़रूरत नहीं है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है आपका 2x माइनस 3 मॉडुलस -4 इक्वल्स टू -2। आपने मॉडुलस को शिफ्ट किया तो ये 4 हमारे के प्लस हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा एंड इट इज़ 2x माइनस 3 मॉडुलस। जब आपका मॉडुलस हटता है तो आपके पास साइन प्लस माइनस दोनों के आ जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस एंड 2 एज इट इज़। अब आपने एक दफ़ा प्लस के साथ करना है सॉल्व और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू +2 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2। तो आपके पास x का एक आंसर आ जाएगा 3 + 2 5/2 और एक आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपकी इक्वेशन हो गई सॉल्व। पार्ट 4 स्टेट द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच g हैज़ एन इनवर्स। इस तरह का कोई भी सवाल हो ना तो आप सिर्फ टर्निंग पॉइंट निकाल लिया करो। आपके पास टर्निंग पॉइंट क्या होगा? 2x माइनस 3 माइनस 4। मैं आपसे सिंपल पूछूं कि यार मैं क्या वैल्यू प्लेस करूं यहाँ पर कि ये मॉडुलस का साइन 0 हो जाए, तो आपको सिंपल नज़र आ जाएगा। या आप इससे पूछ लो कि मॉडुलस का साइन तुम कहाँ 0 होगे, तो वो आपको खुद बता देगा जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2। तो ये आपके पास k का आंसर हो जाएगा 3/2 का। तो जब भी इस तरह का सवाल है आप देखें आपका मॉडुलस कहाँ 0 हो रहा है, वो आपकी k की वैल्यू हो जाएगी। दैट इज योर पार्ट 4 आंसर। पार्ट 5, गिवन दैट g हैज़ एन इनवर्स एक्सप्रेस g इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। ऑलराइट, तो आपको उसने कह दिया g इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और g ऑफ x को आपने शो करना है इस फॉर्म में ax प्लस b की फॉर्म में। ठीक है, आपका g ऑफ x का फंक्शन क्या है? फंक्शन मेरे पास है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 एंड देन -4। ठीक है, जब हम ये मॉडुलस साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, 2x माइनस 3 एंड -4। एक दफ़ा हम 2x को लेके जाएंगे 2x माइनस 3 एंड -4 और एक दफ़ा हम लेके जाएंगे -2x प्लस 3 एंड -4। एक आंसर आ जाएगा मेरे पास 2x माइनस 7 और एक आंसर आ जाएगा -2x माइनस 1। ये दो आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास y के या g ऑफ x की फॉर्म के। ठीक है, अब आपका इसमें से आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा, उसके लिए आप ये जी की डोमेन देखें। आपके पास बेटा जी की डोमेन क्या है? जी की डोमेन आपको दी है -2 से लेके और के आप निकाल चुके हैं 3/2। 3/2 ये वाला। अगर मैं इस पोर्शन को आपके ग्राफ पे हाईलाइट करूं, उसका मतलब है कि ये इस पोर्शन की बात कर रहा है, ऐसे ही है ना, -2 से लेके 3/2। अब अगर आप इस पोर्शन को देखो तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव? तो इस लाइन का जो आपका ग्रेडियंट होगा दैट इज नेगेटिव। आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव कब आ रहा है? आपके पास ग्रेडियंट नेगेटिव ये वाला आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो जो आपका आंसर होगा वो ये माना जाएगा y इज इक्वल्स टू -2x माइनस 1। तो a आपके पास -2 है और b आपके पास -1 है। ये आपका आंसर है। It's June 2006, paper 1. Diagram shows part of the curve y equals to f of x, where f of x is p minus e to the power x and p is a constant. The curve crosses the y-axis at 0, 2. तो आपके पास coordinate दे दिया ये वाला, it's 0, 2. It says find the value of p. मेरा पहला पार्ट इट्स वेरी सिंपल। पहले पार्ट के लिए आपको p की वैल्यू निकालनी है, आपको पॉइंट दे दिया। आपके पास फंक्शन क्या है? y इज इक्वल्स टू p माइनस ई टू द पावर x। ये आपके पास फंक्शन था। आपने कोऑर्डिनेट प्लेस किया तो जहाँ पर y वहाँ 2 आ गया, इज इक्वल्स टू p माइनस ई टू द पावर x की जगह 0 आ गया। एनीथिंग विद 0 पावर इट लीड्स टू 1, तो ये पूरा आपके पास हो जाएगा 1। सो इट इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू p -1 यहाँ शिफ्ट किया, 2 + 1 हो जाएगा 3 एंड 3 इज इक्वल्स टू p। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेज द x एक्सिस। जहाँ पे कर्व क्रॉस कर रहा होगा x एक्सिस को वहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम इसी को यूज़ करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में आपके पास कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू p माइनस ई पावर x था, p की जगह आ जाएगा 3 माइनस ई टू द पावर x।
अब आपने सिंपल क्या किया, y की जगह 0 प्लेस किया, 0 इक्वल्स टू 3 माइनस ई टू द पावर x, e to the power x is equals to 3. आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर x here. For that part we need to apply ln on both sides. एक्सपोनेंशियल को ln कैंसिल करेगा, x जो है वो पहले आ जाएगा, इट विल बी x ln e इज इक्वल्स टू ln 3. ln e आपके पास होता है 1, सो x इज इक्वल्स टू ln 3. आपको फाइनल आंसर देना है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो आपका x हो जाएगा ln 3 और आपका y हो जाएगा 0. चाहे ln 3 लिखें, चाहे आप इसकी डेसिमल वैल्यू प्लेस कर दें, दोनों आंसर्स आपके सही काउंट किए जाएंगे. तो ये आपका आंसर आ गया फॉर सेकंड पार्ट. ऑलराइट, फॉर थर्ड पार्ट कॉपी द डायग्राम अबव एंड ऑन इट स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x. चलें जी, अब पार्ट 3 के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ग्राफ एफ एक्स का है और एक ग्राफ एफ इनवर्स एक्स का होता है, तो बेसिकली ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन अक्रॉस y इज इक्वल्स टू एक्स. y इक्वल्स टू एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है आपके पास, एग्जाम्पल कोई एक पॉइंट है आपके पास 2,4, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमारे पास 4,2. तो हम एक्स वाई की पोजीशन स्वैप कर देते हैं. तो अब आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, देखें, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0,2. तो बेटा 0,2 क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा मेरे पास 2,0. इसका मतलब है कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ पर आएगा इन्वर्स का, सही है ना. और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 1.5,0. तो 1.5,0 कहाँ जाएगा, ये जाएगा 0,1.5. अब जो आपके पास ये वाले पॉइंट्स आए ना, इनको हम ग्राफ पे मार्क करेंगे, उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो. तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास 2,0, एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0 एंड 1.5. ये दो पॉइंट्स आ चुके हैं. जो ग्राफ होता है हमारे पास, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन अक्रॉस द लाइन y इक्वल्स टू एक्स. तो ये आपके पास लाइन होगी y इक्वल्स टू एक्स की. अब जो पॉइंट मैंने रेड से मार्क किए थे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके लिए कंफ्यूज ना हो. जो पॉइंट हमने रेड से मार्क किए थे, हम उसको आपस में कनेक्ट करेंगे. तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा होगा, दैट विल बी लाइक दिस. ये एक ऐसा कर्व बनेगा, एक मिनट, ये एक ऐसा कर्व बन रहा होगा आपके पास. ऑलराइट, तो ये आपका आंसर होगा किसका, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का. It's November 2006, paper 1. The function is defined by f of x is 9 times x minus 1 upon 3 whole square minus 11 and you need to find the range of f. बेटा पहली बात, रेंज के लिए आप हमेशा एक स्केच किया करें, ठीक है. तो अगर मैं इसको रफली स्केच करूं, रफली स्केच, ताकि एक बस ग्राफ का आइडिया हो जाए, उससे रेंज निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपको. देखिए +9 है, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास ग्राफ हैप्पी फेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि a ग्रेटर देन 0 होता है, हैप्पी फेस बनता है. टर्निंग पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा. कैसे पता लगा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास ये ब्रैकेट 0 कब होगा. तो जब मैं 1/3 प्लेस करूँगा, 1/3 माइनस 1/3 0 हो जाएगा. और जब x 1/3 प्लेस करेंगे हम, तो हमारे पास y का आंसर क्या बचेगा, मतलब ये पूरा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा -11. तो ये मेरे पास एक टर्निंग पॉइंट आ गया, 1/3 पर आएगा पॉइंट -11. तो अगर मेरे पास ये लेट सपोज ये पॉइंट है 1/3, तो इस पर जो y की वैल्यू आ रही होगी, ये आएगी मेरे पास -11. ये मेरा टर्निंग पॉइंट होगा. इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरा ग्राफ, लेट सपोज एक ऐसा ग्राफ मेरा चल रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्ट करके, और अब ग्राफ मेरा ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है ना. ये बिल्कुल एक सॉरी, ये बिल्कुल मैंने एक रफली स्केच किया है, सिर्फ इसका बिहेवियर देखने के लिए. ना मैंने कोई इंटरसेप्ट निकाला, कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने देखा कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है. ऑलराइट, अब आपके पास जो ग्राफ है, वहाँ पर आपको डोमेन दी है फ्रॉम -3 टू +3. अब पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब x -3 है तो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है. तो मेरे पास ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स x माइनस 1/x होल स्क्वायर -11, ठीक है. मैंने कहा यार x को पहले हम प्लेस करते हैं -3, तो ये हो जाएगा 9 ब्रैकेट -3 माइनस 1/3 होल स्क्वायर एंड -11. तो ये आ जाएगा आपके पास 9. एलसीएम लेंगे अंदर, 9 3 हो जाएगा, 3 3 9, -9 -1 -10 एंड होल स्क्वायर और फिर -11. तो -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100.
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड -11। तो 100 - 11 इट्स 89। इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरे पास x की वैल्यू -3 है, मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट की फॉर्म में इसको, कि जब मेरे पास x -3 है तो y की वैल्यू मेरे पास आ रही है 89। ये एक वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर मैं x की जगह 3 पुट करूँ, एट x इज इक्वल्स टू 3, दोबारा वही काम करेंगे। 9 x की जगह 3 -1/3 होल स्क्वायर -11, 9 3 3 are 9, 9 - 1 8/3 होल स्क्वायर -11, 9 8 का स्क्वायर 61 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9 -11, 9 कैंसिल हो गया, 64 - 11 इट्स 53। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं -3 से लेके +3। तो जहाँ पर ग्राफ -3 होगा वहाँ पर जो वैल्यू मेरे पास मिल रही होगी दैट इज़ 89, और जहाँ पे ग्राफ मेरे पास 3 होगा वहाँ पे वैल्यू मेरे पास होगी 53। अब हमें तो चाहिए यार रेंज। रेंज आपको क्या बता रही होती है? रेंज आपको बता रही होती है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं अपने इस ग्राफ को देखूं तो उस ग्राफ में जो मुझे सबसे लोवेस्ट वैल्यू मिली है वो क्या मिली है? वो मुझे 53 थोड़ी मिली है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू याद रखें आपके टर्निंग पॉइंट पर होती है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो हमारे पास आई थी दैट वाज -11, और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आई थी वो आई थी 89। आपके पास पहले पार्ट का आंसर हुआ रेंज। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि रेंज हमने कैसे निकालनी है। तो रेंज में बेटा हमें टर्निंग पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिली और मैक्सिमम हमें मिल गई जब x की वैल्यू मेरे पास -3 थी, जो मेरी डोमेन का पार्ट थी। तो ये मेरा आंसर हो गया पहले पार्ट का। अगला पार्ट, पार्ट 2। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स एंड नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स एंड नेचर ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेट्स तो हम निकाल चुके हैं ना टर्निंग पॉइंट के, वो मैंने क्या बताए थे आपको, वो लिखे हुए भी थे मैंने 1/3। तो टर्निंग पॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1/3, -11। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब x 1/3 होगा तो y का आंसर -11 आएगा। ये तो टर्निंग पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद उसने कहा नेचर। नेचर के लिए वी नीड टू डेरिवेट दैट फंक्शन रहा। तो मेरे पास y क्या है? y इज इक्वल्स टू 9x -1/3 होल स्क्वायर -11। जब मैंने इसको डेरिवेट किया सिंगल डेरिवेटिव तो ये क्या हो जाएगा? 9 2s are 18, x -1/3 विद द पावर 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये आएगा 18x -18/3 6 हो जाएगा। दैट इज़ y डेरिवेटिव। टू फाइंड द नेचर वी नीड टू डेरिवेट इट अगेन। जब आप फिर से डेरिवेट करोगे यू विल गेट 18। 18 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इट इज़ द मिनिमम वैल्यूड फंक्शन। ये आपका आंसर हो गया टर्निंग पॉइंट का। ऑलराइट, तो इसकी मिनिमम वैल्यूड है और जो टर्निंग पॉइंट है इसका इट्स 1/3 एंड -11। दो बात हो गई, ठीक है जी, ये आ गया। अब अगर आपके पास पॉइंट कर्व है, अब इसका पार्ट भी क्या कह रहा है? y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ f ऑफ x। अच्छा, मॉडुलस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा? मॉडुलस का ग्राफ अगर मैं स्केच करूं यहाँ पर, तो आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो हमने बनाया हुआ है। हमारा ग्राफ कुछ, सॉरी ऐसा तो नहीं बन रहा था, हमारा ग्राफ कुछ वहाँ पर हमने बनाया हुआ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है बेटा। अगर ग्राफ मॉडुलस का होगा तो हमें पता है ग्राफ हमारा ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये ग्राफ होगा हमारे पास मॉडुलस का। तो बेटा मॉडुलस पे सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होगी? ये वाली। इससे नीचे ग्राफ तो जाएगा नहीं हमारे पास मॉडुलस का। यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट आपके पास जो प्रीवियस था वो क्या था? 1/3 पर था -11, दैट वॉज द प्रीवियस, नॉट रिसेंट। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट आपका मॉडुलस का होगा उसमें ये -11 हो जाएगा आपके पास +11। ऑलराइट, ये हो गई आपकी पहली बात। पास टर्निंग पॉइंट तो आ गया 1/3 एंड 11। अब इसकी नेचर क्या होगी? अब आप ऑब्जर्व करो कि आपका जो शेप आ रहा है दैट इज अ सेट फेस, राइट। तो जब आपके पास सेट फेस आ रहा होगा यू विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन। तो द नेचर इज मैक्सिमम एंड द टर्निंग पॉइंट इज 1/3, 11। ये आपका आंसर है। It's November 2006, paper 2. The functions f and g are defined by for x belongs to real number. f of x पता है आपको x cube, g of x पता है x plus 2. Express each of the following as a composite functions only f, g, f inverse and g inverse. अच्छा, अब आपने अपना आंसर इस फॉर्म में देना है। मतलब पहला आपको दिया हुआ है x is x cube plus 2,
इसका आंसर क्या होगा? कंपोजिट में आंसर दे सकते हैं आप, क्या ये एफ इनवर्स है, क्या ये जी इनवर्स है? अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हो क्या रहा है, जी ऑफ एक्स जो था आपके पास एक्स प्लस टू, वहाँ पर आपके पास एक्स की जगह एक्स क्यूब आ चुका है, यही हुआ ना? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास है फंक्शन। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालें तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन जी का होगा। जी का फंक्शन क्या है? एक्स प्लस टू, और एक्स की जगह कौन आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा, वो क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस टू। तो यूँ समझें कि आपको ये आंसर दिया हुआ और आपको बताना है कि ये किसका आंसर है। तो आपके पास पहला जो आंसर हुआ दैट इज जी ऑफ एफ, ये आपका पहला आंसर हुआ। दूसरा अगर आप देखो तो ये एक्स क्यूब माइनस टू हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास एक्स प्लस टू है, इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शन चल रहा होगा ये चल रहा होगा इन्वर्स का, क्योंकि माइनस चल रहा है बेटा। अच्छा जी, इन्वर्स क्या है? अगर मैं जी ऑफ एक्स का इन्वर्स निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई? जी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास? इट्स एक्स प्लस टू। तो मैं बोलूँगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स, और x माइनस टू इज इक्वल्स टू जी इनवर्स ऑफ x। देखें, x माइनस टू तो आ गया, अब जहाँ पर ये x होगा वहाँ पर किसको आना चाहिए? एक्स क्यूब को। तो इसका मतलब ये हो गया दैट आई एम लुकिंग फॉर जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि जब जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा तो मैं कहूँगा क्या कि फंक्शन तो जी इनवर्स का होगा, दैट इज एक्स माइनस टू, और जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एफ एक्स आएगा, दैट एक्स क्यूब। तो आपके पास इसका आंसर आ गया जी इनवर्स ऑफ एफ, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फॉर पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में क्या कह रहा है? x इज एक्स प्लस टू पावर वन अपॉन थ्री। अब पावर वन अपॉन थ्री का मतलब ये हो गया कि ये f का इन्वर्स आ रहा होगा। तो पहले मैं f का इन्वर्स निकाल के बताता हूँ आपको। f ऑफ x क्या है मेरे पास? इट्स एक्स क्यूब। तो मैंने कहा ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अप्लाई क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स टू मेक x द सब्जेक्ट। तो y टू द पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू एक्स। लास्ट स्टेप क्या होता है? x टू द पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x। ये तो इनवर्स का फंक्शन आ गया। उस इनवर्स में देखें x की जगह कौन आया हुआ है? x प्लस टू। इसका मतलब अब जो मेरा फंक्शन होगा इट्स एफ इनवर्स ऑफ g ऑफ x। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आ जाएगा g का फंक्शन, इट्स x प्लस टू। तो आपका इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया एफ इनवर्स ऑफ जी। ये आपके सारे आंसर्स। Class, it's June 2008 paper 2. The function is defined by f of x is x plus 1 whole square plus 2 for x greater than equals to negative 1. Find the range of f. तो रेंज निकालने के लिए हम रफली स्केच ज़रूर करते हैं। तो मेरे पास जो फंक्शन है इट्स एक्स प्लस वन टू होल स्क्वायर प्लस टू, तो हमारे पास एक हैप्पी फेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रही है, एक्स प्लस वन और प्लस टू, ठीक है, हैप्पी फेस बनेगा। टर्निंग पॉइंट क्या होगा? टर्निंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मैं x की वैल्यू क्या प्लेस करूँ कि ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए। तो अगर मैं x की जगह माइनस वन पुट करूँगा, ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा ज़ीरो हो गया तो बचा क्या मेरे पास? टू। तो ये आ गया मेरे पास मेरा टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं अपने ग्राफ को रफली स्केच करता हूँ। तो माइनस वन और टू का मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई पॉइंट होगा, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट है। तो मेरा ग्राफ रफली कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा बन रहा होगा मेरा ग्राफ। अब अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं और ये कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव वन, मतलब नेगेटिव वन के आगे हो। अब आप ये देखो कि नेगेटिव वन पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर दैट इज़ टू, राइट। तो मेरा ग्राफ जब माइनस वन से ज़्यादा होगा तो वैल्यू टू से बढ़ना शुरू हो जाएगी। कभी भी वैल्यू मेरे पास टू से कम नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा ग्राफ इस टू पॉइंट से कभी नीचे जा ही नहीं रहा। तो इसकी जो रेंज होगी आपके पास, द रेंज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अपने ग्राफ में आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कभी वैल्यू टू से नीचे जा नहीं रही है, तो रेंज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगी आपके पास। दैट इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। फॉर नेक्स्ट पार्ट वी नीड टू फाइंड एफ स्क्वायर ऑफ वन। तो पहले एक काम ही करते हैं, हम सिर्फ निकालते हैं एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन आप कैसे निकालोगे कि इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आप वन प्लेस कर दो। तो ये आएगा वन प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, दैट इज़ फोर प्लस टू विच इज़ इक्वल्स टू सिक्स। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है दैट एफ स्क्वायर ऑफ वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया एफ ऑफ वन, यही मतलब हुआ एफ स्क्वायर का। इसका मतलब एफ ऑफ वन का जो आंसर है
जो f ऑफ 1 का आंसर आया वो तो 6 आया, तो ये पूरा आपके पास हो गया 6। इसका मतलब ये लिखा हुआ है f ऑफ 6, ने f ऑफ 6 निकालना है। तो f ऑफ 6 क्या हो जाएगा मेरे पास, इट विल बी 6 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, 6 प्लस 1 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 51। ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। ऑलराइट, आफ्टर दैट इट सेज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर f इनवर्स ऑफ x। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करेंगे अब हम। फॉर पार्ट 3 इन्वर्स, f इन्वर्स ऑफ x की वर्किंग यहाँ स्टार्ट होगी। ठीक है बेटा, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब स्टेप्स अप्लाई करते हैं हम। पहले हमने x को बनाना है सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। वी नीड टू अप्लाई अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आपने रूट अप्लाई किया, यू विल गेट अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ऑलराइट, अब ये प्लस 1 वहाँ रह के क्या हो जाएगा -1, तो यू विल गेट अंडर रूट y माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। लास्ट स्टेप, जहाँ पर y था वहाँ पर आपने x प्लेस कर दिया, x माइनस 2 अंडर रूट -1, और जहाँ पर x था वहाँ पर आपके पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। Moving towards the next part. All right. Next one we have the function g is defined by 20 divided by x plus 1, x is greater than 0. Find g inverse of 2. All right. So first part, you need to find g inverse first. That is y is equals to 20 divided by x plus 1, and we have x plus 1 is equals to 20 divided by y. X needs to be the subject of equation. So that will be equals to x is equals to 20 divided by y minus 1. Replace y by x, so 20 divided by x minus 1, and x by g inverse of x. Alright. Now we need to find g inverse of 2. So place the value of 2 instead of x. So g inverse of 2, it will be 20 divided by 2 minus 1. 20 divided by 2, it's 10. 10 minus 1, it's 9. And that is your answer for g inverse of 2. Alright, moving towards the next question. The value of x for which f of g of x is 38. Now, what is meant by f of g of x? It means that you need to place the function f first. So f is what? X plus 1 whole square plus 2. X plus 1. F is what? X plus 1 whole square plus 2. That is function, right? इंस्टेड ऑफ x आपको क्या करना है, आपने g ऑफ x को प्लेस करना है कहाँ पर, x की जगह पर। तो अब आपने f ऑफ g ऑफ x में क्या करना है, ये लिखा हुआ था आपके पास x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, और g f x की जगह आएगा g ऑफ x। इट मीन्स इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 38। First you need to shift 2 on the right side, 38 minus 2, it's 36. And inside the bracket we need to take LCM, x plus 1 आ जाएगा, it will be 20 plus x plus 1 with the whole square. आपको रूट लगाना पड़ेगा to get rid of this square, so we need to apply root on both sides. So that will be equals to 20 plus 1 21 plus x divided by x plus 1 equals to 6, right? Since x is greater than equal to 0, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। So 21 plus x is equals to 6 times x plus 1. It will be 6x plus 6 equals to 21 plus x. It will be 21 minus 6 equals to 6x minus x. Arrange कर लिया, 6x minus x 5x, 21 minus 6 is 20, not 20, that will be 15. Alright, so you will get the value for x is 3, and that is your answer.